कोई मुझे बता दें, स्क्रीन, रिकॉर्डिंग और साउंड तीनों क्लियर हैं? यस सर। रिकॉर्डिंग को चेक कर लें एक बार। यस सर, हो रहा है। ठीक, चलिए भाई, आज हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एंडोक्राइन ग्लैंड है पेनक्रियास। पेनक्रियास को हिंदी में क्या बोलते हैं? एक बार मैंने पूछा था आपको, बताएं कोई? अग्नाशय के नाम से जानते हो। अग्नाशय। ठीक है, चलिए, पोजीशन कहां पे होता है जरा जूम करके देख लेते हैं हम लोग। ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम था, ये एसोफेगस था, ये स्टमक है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन का ड्यूडेनम है, और यहीं पर दिख रहा है हरा हरा कलर, देखो तो ये दिख रहा है स्टमक के थोड़ा पीछे से लिफ लाइक पत्ती नुमा संरचना ये गया है, देखो यही है पेनक्रियास। तो मैं इसको लिख दे रहा हूं यहां पर, ये क्या है? पेनक्रियास। ये पेनक्रियास है। ठीक, थोड़ा यदि हम इस स्ट्रक्चर को जूम करके देखें तो हमको ये बगल वाला स्ट्रक्चर दिखाई देगा, जस्ट बगल वाला स्ट्रक्चर। फिर भी थोड़ा यहां पर लिख देते हैं, क्या क्या था, ये क्या है बताओ? स्टमक है, ऊपर वाला क्या बोलने पर लीवर है, ठीक। और पेनक्रियास जहां खुलती है, पेनक्रियास की डक्ट जहां पे ओपन होती है, वो डक्ट क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे पहला पार्ट, ड्यूडेनम। ठीक, क्या नाम है? ड्यूडेनम। ठीक है, क्लियर है? यस सर। ठीक, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं अब। तो जो बगल वाला स्ट्रक्चर दिख रहा है वो क्या है बोलने पर? ऐसा है ये, ठीक है, ड्यूटेनम। बगल वाला स्ट्रक्चर क्या बोलने पर? इतना का जूम किया हुआ स्ट्रक्चर है, थोड़ा बड़ा करके देख रहे हैं हम लोग। तो बताइए क्या क्या है, बताइए तो यहाँ पर ये क्या है? फिर स्टमक, अभी हमको स्टमक से कोई लेना देना नहीं है। ये क्या है? लीवर। ये क्या है? पेनक्रियास। ये क्या है बोलने पर? ड्यूडेनम। ठीक, और यही तो वो डक्ट है, पेनक्रियाटिक डक्ट, जहां पे खुलता है। चलिए मैं इसको थोड़ा जूम करके दिखा रहा हूं आपको, ये देखो दिख रहा है ना, ये पेनक्रियाटिक डक्ट है, ये हिपेटिक डक्ट है, ये दोनों मिलकर के हिपेटो पेनक्रियाटिक डक्ट यहाँ पर। चलिए हम आगे की स्ट्रक्चर देखते हैं। ये तो बने बनाए स्ट्रक्चर था, आप जब बनाओगे तो कुछ इस तरीके से बनाना, ताकि आपको देखने में, समझने में आसानी हो जाए। चलिए भाई, फिर एक बार लिख रहा हूं मैं, बताइए क्या है ये? स्टमक। ये क्या है? लीवर। ये क्या है? पेनक्रियास। ये क्या है? ड्यूडेनम, स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पार्ट। भाई तीन पार्ट होता है ना, ड्यूडेनम, जेजुनम और बताओ जल्दी, इलियम, है ना? चलिए ये बताइए क्या है? ये पेनक्रियाटिक डक्ट है। पेनक्रियाटिक डक्ट। ये क्या है बोलने पर? हिपेटिक डक्ट। और हिपेटिक डक्ट पेनक्रियाटिक डक्ट जहां मिलते हैं, ये कहलाता है हिपेटो पेनक्रियाटिक डक्ट। हिपेटो पेनक्रियाटिक डक्ट। हमको इन डक्ट से भी अभी कोई मतलब नहीं है, इन सब के बारे में जानना है ना, तो आप मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम वाला लेक्चर देखें, वहां पर और डिटेल से बताया गया है। एम्पुला ऑफ वेटर क्या होता है, क्या होता है, सब चीज यहाँ पर बताया गया है। हमको अभी इस पूरे स्ट्रक्चर से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ एक स्ट्रक्चर से मतलब है, इतने से। क्या था वो? पेनक्रियास।
कैसा दिख रहा है? लीफ लाइक स्ट्रक्चर, पत्ती नुमा संरचना, लीफ लाइक स्ट्रक्चर। इसका वेट मैं बताया था, लगभग लगभग इसका जो एवरेज वेट है, एवरेज वेट कितना होगा बोला था? 90 को याद रखो, 92 ग्राम। ठीक, 90 को याद रखना आप लोग, तो आपको याद हो जाएगा 90 के आसपास, क्योंकि हर किसी का पेनक्रियास सेम तो नहीं होता, छोटा बड़ा होता है, तो कितना से कितना वेरी करता है बोलने पर, मतलब एक वेरी तो सब में करता है, कितना लगभग मान के चल सकते हैं इसको बोलने पर 90 के आसपास ग्राम होता है। क्लियर है इतना? हाँ या ना बोले जल्दी। यस सर। ठीक, अब ध्यान से देखें एक बार, रिकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं? हो रहा है। हो रहा है, ठीक, चलिए अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। अब पेनक्रियास को मैं थोड़ा बड़ा बना दिया हूं डायग्राम को, और उसके अंदर की स्ट्रक्चर कैसी होती है देखना चाहता हूं। ये देखिए, ये पेनक्रियास है। कुल मिला कहने का मतलब ये हो गया कि ये पेनक्रियास आगे बढ़ता है, और ये कहाँ खुलता है? ये ड्यूडेनम में। मैं बस अभी उसको इस प्रकार से बना दे रहा हूं ताकि आपको समझ में आए कि हम बताना क्या चाहते हैं। ये देखिए, तो ये समझ में आ रहा है? ये ड्यूडेनम देखिए, तो ये हो गया। ठीक, अब ध्यान से देखिएगा, पूरे पेनक्रियास का जितना भी बड़ा स्ट्रक्चर है, उस पेनक्रियास का केवल 1% हिस्सा एंडोक्राइन फंक्शन करता है। तो वो पार्ट क्या कहलाता है? एंडोक्राइन पार्ट कहलाता है। और वो पार्ट होता है पेनक्रियास के आखिरी छोर पर, अंतिम छोर पर, ये तो इतना पार्ट क्या कहलाता है बोला मैं? एंडोक्राइन पार्ट, एंडोक्राइन पार्ट। पेनक्रियास का कितना परसेंट हिस्सा है ये? 1% भाग, केवल 1% भाग। ठीक, जबकि पेनक्रियास का मैक्सिमम हिस्सा किसकी तरह काम करता है? एक्सोक्राइन ग्लैंड की तरह काम करता है, एक्सोक्राइन फंक्शन करता है। कितना हिस्सा? 99% हिस्सा एक्सोक्राइन पार्ट होता है। कोई मुझे बताएंगे एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन में क्या अंतर है? कोई बता दें, पढ़ा चुका हूं मैं, हम स्टडी कर चुके हैं। कोई बताएंगे मुझे? कोई भी? चलो कोई बात नहीं। एंडोक्राइन मतलब होता है किसी का भी कोई एंडोक्राइन फंक्शन, मैं उसको तब बोलूंगा जब कोई सेल्स या कोई टिश्यूज या कोई ऑर्गन अपने केमिकल को डायरेक्ट ब्लड वेसल्स में छोड़ता हो, तो उसको मैं एंडोक्राइन फंक्शन बोलूंगा। जबकि एक्सोक्राइन फंक्शन, कि जब कोई टिश्यू, सेल या कोई ग्लैंड अपनी सिक्रेशन को, अपनी केमिकल को डायरेक्ट ब्लड वेसल में न छोड़ करके किसी अदर जगह पे छोड़ता हो, या तो बॉडी के बाहर निकाल देता हो, या बॉडी के अंदर किसी खोखली जगह पे छोड़ देता हो। जैसे ये खोखली जगह देखो, ये ल्यूमेन है ना, खोखली जगह है, वो वहां पे छोड़ा जा रहा है। क्लियर है? और यदि खोखली जगह पे छोड़ा जा रहा है, ब्लड में न डाल करके उसके अलावा कहीं भी अगर डाल रहा है अपने केमिकल को, तो उसके लिए डक्ट की जरूरत पड़ती है। मतलब एक्सोक्राइन पार्ट में डक्ट होता है, पर एंडोक्राइन पार्ट में किसी डक्ट की जरूरत नहीं होती, वो डायरेक्ट ब्लड में रिलीज कर देता है। इसको याद रखना, ये मेजर डिफरेंस है। चलिए अब ध्यान से देखते हैं क्या करके। जो सबसे छोटा हिस्सा है एंडोक्राइन फंक्शन, एंडोक्राइन पार्ट, वो पेनक्रियास का पोस्टीरियर पार्ट होता है, आखिरी हिस्सा होता है। जैसे जैसे हम एंटीरियर से धीरे धीरे पोस्टीरियर को बढ़ते जाएंगे, देखते जाएंगे ना, तो धीरे धीरे कुछ सेल्स के गुच्छे धीरे 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 हमको बढ़ते हुए आगे नजर आते जाएंगे, और टिप टिप वाले भाग पर सबसे ज्यादा दिखेंगे, वो एकदम घना दिखेंगे। और इन गुच्छों को ढूंढने वाले जो साइंटिस्ट थे, उनका नाम था पॉल लैंगरहैंस।
किसने खोजा था? पॉल लैंगरहैंस। उन्होंने देखा कि छोटे छोटे द्वीप समूह जैसी कुछ संरचनाएं दिख रही है, जिस प्रकार से समुद्र में यदि कोई टापू होता है बाहर से कैसे दिखता है, तो सेम ऐसे यहां पर इस पेनक्रियास की सेल्स में, टिश्यूज में कुछ ऐसे टिश्यूज अलग से शो होते हैं, दिखाई देते हैं गुच्छे गुच्छे के रूप में। उनको उन्होंने आइलैंड कहा या फिर आइसलेट कहा। तो आइलैंड बोलूं या आइसलेट बोलूं, किसके द्वारा खोजा गया था? लैंगरहैंस के द्वारा, इसलिए उसको क्या नाम दिया गया? आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस। आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, ये बोलो, या आइलैंड द्वीप समूह बोला था ऑफ लैंगरहैंस। एक नजर हमेशा रिकॉर्डिंग पे रखना, कभी बंद हो जाए तो बता देना। ये किसके द्वारा खोजा गया था? ये डिस्कवर्ड बाय पॉल लैंगरहैंस। ठीक, मैं लिख दे रहा हूं। यदि आप में से कोई खोजता तो आइसलेट आप आपका सरनेम डाल देते वहां पर। जिससे बताओ कौन लाइन में हो, बताओ तो मुझे, मैं तो देख नहीं पा रहा हूं। कोई नाम बता दो अपना, कोई भी तो होंगे ना, बताओ भाई, सर कोई मैं भी हो गए हो। भारती। भारती, क्या लिखते हो? गुप्ता। यस सर। चलिए, अगर आप ढूंढते तो क्या बोलते? आइसलेट आप गुप्ता या आइलैंड आप गुप्ता? समझ में आया ना? यस सर। इस यस। नाम से जानते। इनकी संख्या कितनी होगी आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस की या आइलैंड ऑफ लैंगरहैंस की? लगभग लगभग कितना बोला था, याद है किसी को? 1 मिलियन। 1 मिलियन। भाई 1 मिलियन तो मतलब समझते हो कितना? 10 लाख के बराबर, लगभग लगभग 10 लाख की संख्या में होगी। उसमें से मैं यदि किसी एक को जूम करके देखूं, देखो जी, ये था आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस। ठीक, इसमें से मैं किसी एक को जूम करके देखूं तो मेरा स्ट्रक्चर कैसे देखेगा, देखिए ध्यान से। ध्यान से देखिएगा, सबसे बीचों बीच क्या मिलेगा हमको? आर्ट्रियोल। इन सेल का जो ग्रुप होगा, समूह होगा ना, उनके बीच में क्या मिलेगा हमको? आर्ट्रियोल। ध्यान ध्यान से देखते रहना आप लोग। ये उनके चारों तरफ जो सेल्स मिलेगा, जो ज्यादा संख्या में मिलेगा, उनको बोलते हो आप बीटा सेल्स या बी सेल। वो सेंटर पे होगा, ये सेंटर पे, देखो तो ये इनकी संख्या सबसे ज्यादा होती है। अगर मैं परसेंटेज की बात करूं तो बीटा सेल के परसेंट लगभग लगभग 60 से 65% होती है भाई, याद रखना इसको। मैक्सिमम तो यही हो गया ना फिर, देख लो कि जितना भी सेल बना रहा हूं ना, सब कौन सा सेल हो गए? ये बीटा सेल। मैं बाद में नाम लिख दूंगा, है ना। उसके बाद में उसके बाहर की ओर, इन ग्रुप में देखें, उसके बाहर की ओर जो सेल्स होती है, वो सेल अल्फा सेल है। वो लगभग कम होंगी, लगभग 20% के आसपास होती है। मैं लिखा दूंगा सबको डायग्राम में, आगे जाके कमेंट में लिखा दूंगा, है ना। ये देखिए, ये लगभग लगभग कितना होती है? 20% होती है। इसको भी हम हाईलाइट कर देते हैं भाई। चलिए देखिए, ये हो गया। उसके बाद में जो सेल्स होती है वो डेल्टा सेल बोला था मैं आपको। उनकी संख्या और भी कम होगी, लगभग लगभग 10% होती है वो। ये थोड़ा छोटा बना दिया मैं इसको, ये कम बना दिया, देखो।
इनकी संख्या कितनी होती है बोला मैं, लगभग लगभग परसेंटेज में देखें तो 10%। और सबसे जो कम होता है वो है एफ सेल, लगभग लगभग 5%। चलिए भाई, ये ऐसे कर दिया, ये एफ सेल। और ये जो पूरे एक समूह बना, इस समूह को क्या बोलते हो? आइसोलेट ऑफ लैंगरेंस। ये एक है, ये क्या बोलने पर? सिंगल आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। ये एक है। मामला क्लियर है? एक में इतना सारी स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है आपको। मैं क्या क्या बोला देखिए, सबसे बाहर में जो दिख रहा है हमको, ये अलग तरह से ले लेते हैं, इसको हम लोग इससे बना लेते हैं। ये बताइए क्या है? ये अल्फा सेल। उसके बाद उसके बाहर में क्या था? ये बीटा सेल। उसके बाद क्या था? ये डेल्टा सेल। एक मिनट रुकिए, यहां पर बनाता मैं इसको लिखने के आधार पर, यहाँ कर दे रहा हूँ, रुकिए यहाँ पर, ताकि हमारी लिखावट ठीक ठाक हो जाए। ये सॉरी, अल्फा सेल नहीं है। सबसे अंदर में क्या था? अंदर में ना, अंदर की बात करें भाई, ये अंदर देखो, अंदर में बीटा सेल था ना। बीटा सेल सर, बीटा सेल सर। बिल्कुल, ये गलती से हो गया ना, अंदर में बीटा सेल होता है, इस बात में ठीक। अंदर में बीटा सेल हो गया। ऊपर में क्या था बताओ तो? ये ग्रीन वाला जो अल्फा दिख रहा सेल। है, ये अल्फा सेल था ना, बिल्कुल, ये अल्फा सेल हो गया, वो गलती से हो गया था ना। उसके बाद नीला वाला देख लो, डेल्टा। बताओ नीला वाला कौन सा सेल? डेल्टा सेल। यही सेल सब इंपॉर्टेंट हैं, डेल्टा सेल। उसके बाद ब्लैक वाला बनाया था देखो, एफ सेल, एफ सेल सर। बिल्कुल एफ सेल। एफ सेल। तो ये चार सेल मिल करके एक ग्रुप बनाते हैं। उस ग्रुप को, उस द्वीप को, उस आइलैंड को, उस आइसलेट को हम आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस के नाम से जानते हैं। और ऐसे ऐसे लगभग लगभग ऐसे ऐसे ग्रुप 1 मिलियन की संख्या में होंगी, जो कि पेनक्रियास के केवल 1% हिस्से में पाई जाएंगी। और उतना भाग ही क्या कहलाएगा? एंडोक्राइन फंक्शन करेगा। क्लियर है इतना? बीच में आर्ट्रियोल होता है बोला था मैं, बीच में क्या होता है बोला था? ये आर्ट्रियोल ब्लड वेसल है। ये सब केमिकल अपनी अपनी सिक्रेशन को इस ब्लड वेसल्स में डाल देंगे। और छोटी छोटी कैपिलरीज भी गई होंगी, सब तरफ फैली होंगी ऐसे ना, छोटी छोटी कैपिलरी भी फैली होंगी, ताकि सब अपना अपना केमिकल को यहाँ पर डाल सके। ठीक है ना? अपने अपने केमिकल को, अपने अपने सिक्रेशन को यहाँ पर रिलीज कर सकें। क्लियर है मामला? ऐसे यस। ठीक, ये छोटा सा स्ट्रक्चर हो गया। अब मैं बात कर रहा हूं एक्सोक्राइन पार्ट की, लेकिन पहले, उसके पहले मैं इसको सेव कर लेता हूं। चलिए ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। आप पेनक्रियास का 99% हिस्सा में इस प्रकार से देखिए तो ये पेड़ जैसे दिख रहा है, इसके ब्रांच निकले हुए जैसे दिख रहा है ना, ऐसे पूरे 99% हिस्से में ऐसी स्ट्रक्चर पाई जाती है। और ये ब्रांचेस के आखिरी आखिरी में ये कैविटी पाई जाती है। कैविटी देखो, ये सब में कैविटी पाई जाती है। इन कैविटी को क्या बोलते हो? एसाइनस। क्या बोलते हैं इसको? एसाइनस। एक एक को एसाइनस, सबको मिला के एसाइनी। ठीक, एसाइनस सिंगुलर वर्ड है और एसाइनी प्लूरल वर्ड है, सब लोगों के लिए एसाइनी। चलिए अब ध्यान देखते हैं हम लोग। तो ये एक एक क्या है बोलने पर? ये सब क्या है? सब जितना जितना गुंबद जैसे दिख रही है, सब क्या है? पेनक्रियाटिक एसाइनी।
एसाइनस, पेनक्रियाटिक एसाइनी। सबको बोल रहा हूं ना एक साथ, एक एक को एसाइनस बोलते हो, इन सबको एक साथ क्या बोलोगे? ये हो गया पेनक्रियाटिक एसाइनस, ये हो गया एसाइनस, ये हो गया एसाइनस, ये हो गया ऐसा, सब एसाइनस है, तो सबको एक साथ क्या बोलोगे? एसाइनी। ये हो गया भाई। सेल से बने हैं कि नहीं? ये सभी के सभी सेल से बने हुए हैं, कोशिकाओं से बने हुए हैं। इन कोशिकाओं को देखो तो ये दिख रहा है ना, सब में है, सब में। यहां नहीं बने तो मत सोचना नहीं है, सब में वैसे ही बना हुआ है। तो जिस सेल से बना होता है ये कैविटी, ये एसाइनस, उस सेल को बोलते हो एसिनर सेल। क्या बोलते हो? एसिनर सेल। कंसिस्ट बाई एसिनर सेल। ये हो गया। फिर एसिनर सेल क्या करता है? एसिनर सेल जितने भी हैं, ये सब छोटे छोटे एसिनर सेल। चलिए मैं थोड़ा सा इसको हाईलाइट कर दूं। ये एसिनर सेल जो दिख रहा है, देखो तो आपको ये दिख रहा है नहीं? ये देखो, ये दिख रहा है, ये पूरे एसिनर सेल है। तो एसिनर सेल क्या करते हैं बोलने पर? इनका एक ही काम है कि डाइजेस्टिव एंजाइम बनाना। क्या बनाना? डाइजेस्टिव एंजाइम को बनाना, ठीक। और एंजाइम बना करके रिलीज करना। देख लेते हैं भाई, रिलीज कर देते हैं। चलिए, तो यहां से सब तरफ से क्या रिलीज हो रहा है देखो तो? डाइजेस्टिव एंजाइम। मामला क्लियर है? ये तो यस सब सर। जगह से क्या हो रहा है? डाइजेस्टिव एंजाइम। ये हर जगह से रिलीज कर देते हैं हम लोग ऐसे। आप देख लेना, जहां पर नहीं हुआ है घर जाके आराम से बना लेना उसको। ये चलिए, ये हो गया। देख लेते, थोड़ा सा और बचा है डायग्राम, थोड़ा सा सब्र रखें आप लोग। ये हो गया। तो यहां से क्या निकल रहा है बोलने पर? डाइजेस्टिव एंजाइम। तो मैं लिख दे रहा हूं नीचे, सिक्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम्स। डाइजेस्टिव एंजाइम्स मतलब ये समझ लेना, इस एंजाइम्स में एक एंजाइम नहीं है, कई सारे एंजाइम्स हैं जो लगभग लगभग सभी प्रकार के डाइजेस्टिव मटेरियल को, फूड मटेरियल को डाइजेस्ट करने की ताकत रखता है। मतलब कंप्लीट डाइजेस्टिव एंजाइम्स है। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, लिपिड, प्रोटीन, विटामिन और भी जो जो मटेरियल जिसको डाइजेस्ट कर सकते हैं हम, डीएनए, आरएनए, उन सब को डाइजेस्ट करने की ताकत होती है इस एंजाइम में। तो इसका मतलब ये हुआ ना कि इस डाइजेस्टिव एंजाइम में कोई एक एंजाइम नहीं है, कई सारे एंजाइम हैं। कंप्लीट डाइजेस्टिव एंजाइम है ये, सभी प्रकार के फूड मटेरियल को डाइजेस्ट करने की ताकत रखता है। क्लियर है? ये हो गया डाइजेस्टिव एंजाइम। ये पूरे पेनक्रियाटिक एसिनाई से निकल रहे हैं। लेकिन जब हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं तो पेनक्रियाटिक डक्ट में देखिए, तो ये पेनक्रियाटिक डक्ट है ना, यहां लिख दे रहा हूं मैं, पेनक्रियाटिक डक्ट है भाई ये। इस डक्ट से क्या निकलता है भाई? डक्ट में जो डक्ट सेल दिख रहा है ना, डक्ट सेल से क्या निकलते हैं बोलने पर? यहां से निकलते हैं कुछ आयंस, और वो आयंस कौन सा है? बाइकार्बोनेट आयंस। अब बाइकार्बोनेट आयन क्या करता है? पीएच को मेंटेन करता है भाई। किसको मेंटेन करता है? पीएच को मेंटेन करता है, मामला को थोड़ा बेसिक बनाता है, ठीक। ये देखिए अब, ये हो गया। मतलब डक्ट सेल से क्या निकल रहा है बोलने पर? यहां पर डक्ट सेल था, यहां लिख दे रहा हूं मैं,
ये डक्ट सेल था, देखिए ये 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 सब सेल क्या है? डक्ट सेल है। डक्ट सेल क्या सिक्रेट कर रहा है? सिक्रेट बाइकार्बोनेट आयन। और क्या किस चीज को मेंटेन करता है? मेंटेन पीएच इन कहां पे? ड्यूडेनम में। समझ रहे हो ना? ड्यूडेनम में पीएच को मेंटेन करने का काम करता है, पीएच को बेसिक बनाता है। कहने का मतलब कैसे बनाता है? क्योंकि स्टमक से जो आया रहता है ना, स्टमक में HCl की वजह से एसिडिक रहता है, तो यहाँ भोजन आते ही बेसिक हो जाता है। बेसिक क्यों होता है बोलने पर? यहाँ से बाइकार्बोनेट आयन वगैरह जाते हैं, इसलिए बेसिक होता है। समझ में आया ना? मतलब पीएच को बढ़ाता है, इंक्रीज करता है। मेंटेन मतलब क्या करता है यहाँ पर? इंक्रीज पीएच मतलब कौन सी नेचर को बढ़ाता है? बेस नेचर को बढ़ाता है, बेसिक या नेचर। फिर एल्केलाइन बोलते हो उसको आप, एल्केलाइन। एल्केलाइन नेचर क्या होता है? अपने पर बढ़ता है। क्लियर है ये? यस सर। तो अभी जो रिलीज हुआ, अभी जो ड्यूडेनम में गया, ध्यान से देखना जो बोलने वाला हूं मैं भी। अभी जो ड्यूडेनम में ये गया, ये मुझे बता दें इसमें क्या क्या है? बता दें इसमें क्या क्या है? बताओ जल्दी। डाइजेस्टिव एंजाइम्स सर एंड डाइजेस्टिव एंजाइम्स और बाइकार्बोनेट आयन, आयंस। है ना? बाइकार्बोनेट नहीं, इसीलिए बाइकार्बोनेट। इसलिए मैं उनको एक साथ क्या बोलता हूं? पेनक्रियाटिक जूस। पेनक्रियास से निकलने वाला जूस। समझ में आया? यस। इसमें यस सर। एंजाइम्स हैं प्लस आयंस हैं, और कुछ इंट्रिंसिक फैक्टर वगैरह भी होते हैं, वो सब आप डाइजेस्टिव सिस्टम के लेक्चर में देखिए। इनको एक साथ मिला के क्या बोलते हो आप? पेनक्रियाटिक जूस। पेनक्रियाटिक जूस। ये हो गया। इसका मतलब ये हुआ ना, ये जो पेनक्रियाटिक जूस निकल रहा है क्या वो ब्लड में जा रहा है? क्या ब्लड में जा रहा है वो? नहीं सर, नहीं। नहीं। इसीलिए वो एक्सोक्राइन फंक्शन हो गया। लेकिन इधर जो जा रहा था, इधर वाला डायरेक्ट ब्लड में जा रहा था ना, इसलिए एंडोक्राइन फंक्शन हो गया। और एक्सोक्राइन फंक्शन के बारे में मैं डिटेल से बता चुका हूं। कहां पे? डाइजेस्टिव सिस्टम के लेक्चर में। ठीक? हाँ या ना? उसको पढ़ेंगे आप लोग, है ना? हमारा टॉपिक क्या था? एंडोक्राइनोलॉजी ना, एंडोक्राइन फंक्शन पढ़ना है यस। हमको। तो एक चीज बता दीजिए, पेनक्रियास में क्या क्या हो रहा है? एक्सोक्राइन फंक्शन और एंडोक्राइन फंक्शन। इसका मतलब वो क्या हो गया? मिक्स ग्लैंड हुआ कि नहीं? बताओ तो कोई। यस दोनों सर। प्रकार की ग्लैंड है ना, एंडोक्राइन ग्लैंड भी है और एक्सोक्राइन ग्लैंड भी है। तो मैं यहां लिख दे रहा हूं भाई, देखो। पेनक्रियास is a mixed gland। क्यों बोलने पर? बिकॉज इट इज endocrine as well as exocrine gland। exocrine gland। क्लियर है इतना? ये एक प्रकार का मिक्स ग्लैंड है,
क्यों मिक्स ग्लैंड भैया? क्योंकि ये दोनों प्रकार के काम को करता है। एक्सोक्राइन काम भी करता है और एंडोक्राइन काम भी करता है। एंडो और एक्सो दोनों काम करता है। ठीक, एंडोक्राइन फंक्शन कितना परसेंट होता है? लगभग लगभग 1%। एक्सोक्राइन कितना होता है? लगभग 99%। 99%। ठीक, चलिए दूसरा चीज क्या बोला मैं कि पेनक्रियास से निकलने वाले जो एंजाइम्स होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम, ये हर प्रकार के फूड मटेरियल को डाइजेस्ट करने की ताकत रखते हैं। इसका मतलब क्या हो गया? कंप्लीट डाइजेस्टिव ग्लैंड है। समझ में आया ना? पेनक्रियास क्या है? डाइजेस्ट। पेनक्रियास इज ए कंप्लीट डाइजेस्टिव ग्लैंड बिकॉज क्यों? इट कंटेन डाइजेस्टिव जूस, digestive juice which digest all types of फूड मटेरियल, हर प्रकार के भोजन को पचाने की ताकत रखता है। इसलिए इसको हमने क्या बोला? कंप्लीट डाइजेस्टिव ग्लैंड। क्लियर है? Yes, sir. यस सर। यस सर। ठीक, मैं सेव कर लेता हूँ इसको एक बार। चलिए मैं इसको यहां बना दे रहा हूं। अब आगे देखें, मुझे बताया पेनक्रियास में दोनों प्रकार के फंक्शन है, मैं यहां कर दे रहा हूं। क्योंकि एक प्रकार का मिक्स ग्लैंड है तो इधर एंडोक्राइन ग्लैंड लगभग 1% हिस्सा, एक्सोक्राइन ग्लैंड लगभग 99% हिस्सा। ये ठीक, अब एक एक करके देख लेते हैं। एक्सोक्राइन क्यों बोलेंगे? एक्सोक्राइन में डक्ट पाई जाती है नहीं? बताओ तो, जो भी एक्सोक्राइन होते हैं उसमें डक्ट होती है कि नहीं? एक्सोक्राइन का No, sir. डेफिनेशन पाया ही जाता होता है है सर। बिल्कुल डक्ट पाया होगा जाता उसमें। है सर। सबसे पहला लेक्चर देखिए मेरा, है ना? तो एक्सोक्राइन इसलिए है क्योंकि बिकॉज इट हैज डक्ट, क्योंकि इसके पास डक्ट है। कौन सा डक्ट? पेनक्रियाटिक डक्ट। पूरा डक्टल सिस्टम दिख रहा है, देखो अंदर। ये क्या यस सर। निकालता है बोलने पर? सिक्रेट बाइकार्बोनेट आयन एंड डाइजेस्टिव एंजाइम। एंजाइम्स कहां जाता है बताओ तो? which transported अप टू, कहां तक चला जाता है वो? स्मॉल इंटेस्टाइन ना? स्मॉल इंटेस्टाइन के कहां तक जाता है बताएं कोई? ड्यूटेनम में। बिल्कुल, ट्रांसपोर्टेड अप टू स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन वाया किसके द्वारा गया? पेनक्रियाटिक डक्ट के द्वारा गया कि नहीं? पेनक्रियाटिक डक्ट, समझ में आया इतना? पेनक्रियाटिक डक्ट के द्वारा ही तो गया वहां तक।
ये क्या था? डोडेनम था ना? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला, एक्सोक्राइन पार्ट किसका बना होता है बता दो? कंसिस्ट बाय पेनक्रियाटिक एसिनाई, पेनक्रियाटिक एसिनाई। अब पेनक्रियाटिक एसिनाई किसका बना होता है बता दो? एसिनर सेल, एसिनाई कंसिस्ट बाय एसिनर सेल्स। ये एक्सोक्राइन पार्ट के बारे में हो गया। मुझे बता दे एंडोक्राइन पार्ट में डक्ट होगा क्या? नो नहीं होगा डॉक्टर। सर। नहीं, बिल्कुल नहीं होता डक्ट, याद रखना इस चीज को। तो डक्टलेस होता है। ठीक, बिकॉज इट इज डक्टलेस। हो गया। तो ये अपनी केमिकल को डायरेक्ट कहां निकालता है, कहां पे रिलीज कर देता है? secrete ब्लड में, their secretion, बिल्कुल, ब्लड वेसल। secrete their secretion directly into the blood, directly into the blood। इसका एंडोक्राइन पार्ट किसका बना होता है? कंसिस्ट बाय, isolate of Langerhans, कंसिस्ट बाय, बताओ, आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस। ये इसको क्या बोलते हो? आइलैंड ऑफ लैंगरहैंस, है ना? और मैं नहीं लिखा रहा हूं, यहां पे लिख चुका हूं ना। क्यों बोलते हैं बोलने पर? क्योंकि ये लैंगरहैंस नाम के साइंटिस्ट ने ढूंढा था, पॉल लैंगरहैंस। ठीक, आगे बढ़ रहा हूं मैं। आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस किसका बना होता है? आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस alpha cell, beta cell, gamma cells. कंसिस्ट बाय अल्फा, बीटा, गामा नहीं होता ना, डेल्टा एंड F एफ factor. सेल्स। और आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस की संख्या कितनी होगी? अप्रोक्सीमेटली 1 मिलियन, 1 मिलियन सर। मतलब 1 बिलियन के आसपास। मतलब लगभग लगभग 10 लाख के आसपास। इतना क्लियर है तो यस करके भेजेंगे अभी। चलिए भाई, सभी बच्चे सुन रहे हैं, समझ में आ रहा है सबको, बहुत अच्छी बात है। ठीक, आगे बढ़ता हूं। आप रिकॉर्डिंग पे हमेशा ध्यान रखना, मैं बार बार बोलता हूं, है ना? चले, अब आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान से देखिए, एंडोक्राइन पार्ट ऑफ पेनक्रियासिस मेड अप ऑफ 4 टाइप ऑफ सेल, नेमली अल्फा, बीटा, डेल्टा एंड एफ सेल। लिख दिया। अब इन 4 सेल को एक एक करके दे लीजिए आप। ये मान लीजिए अल्फा सेल है, पहला वाला। ठीक, पहला वाला जो बनाया हो मान लीजिए वो अल्फा सेल है। अल्फा सेल बोलो, या इसी को क्या बोलते हैं? ए सेल बोलते हैं। ठीक, मतलब एक ही है। बताइए, ये ए सेल क्या रिलीज करता है भाई? अल्फा सेल बोलो या ए सेल क्या रिलीज करेगा? ग्लूकोज। मैं इसके अंदर लिख दूं क्या, बढ़िया रहेगा? लिखते हैं, है ना? आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। अल्फा सेल बोलो या
ए सेल बोलो। ये कितना परसेंट होते हैं? लगभग लगभग 20% होते हैं। ये कितना परसेंट होते हैं बोला मैं? ये 20%। टोटल 20%। एक आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस में 20% हिस्से को बनाते हैं ये। और ये जो रिलीज करता है, क्या रिलीज करता है बोलने पर क्या बता पाएंगे? ग्लूकेगॉन। बिल्कुल, ग्लूकेगॉन। ठीक, यहां पर लिख रहा हूं मैं। कौन सा सेल क्या रिलीज कर रहा है? ए सेल या अल्फा सेल रिलीज क्या बोलने पर? ग्लूकेगॉन। मैं यहां पर लिख दे रहा हूं इसमें ग्लूकेगॉन। मुझे कोई बताएंगे कि ग्लूकेगॉन करेगा क्या? ब्लड वेसल को इंक्रीज करेगा। ये इसका काम हमेशा एक ही होता है कि भैया ब्लड ग्लूकोज। आप ब्लड की ग्लूकोज लेवल को बढ़ाओ। इनका काम ही होता है ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ाना। समझ में आया ना? यस सर। ये ब्लड वेसल है ना, ये तो ब्लड वेसल हो गया। तो क्या करा देखिए तो, ग्लूकोज लेवल को क्या कर रहा है? बढ़ा रहा है। समझ में आया? यस सर। चलिए, इसका काम हो गया ब्लड ग्लूकोज को बढ़ाना। सेम ऐसे वहीं पर बीटा सेल्स होते हैं जो सेंटर पे होते हैं, बोला था बीटा सेल, या इसको क्या बोलते हैं हम लोग? बी सेल। ये सेल सबसे ज्यादा मिलते हैं। कितना मिलते हैं बोलने पर? 60 से लेकर 60 से 65% तक 65। लगभग लगभग, है ना? 60 से लेकर के 65% हिस्से यही होते हैं। और यहां से क्या रिलीज होता है, क्या बता पाएंगे? इंसुलिन। बहुत बढ़िया, इंसुलिन। यहां से क्या रिलीज होता है? इंसुलिन। इंसुलिन। पहले से ग्लूकेगॉन आ रहा था, दूसरे से इंसुलिन आ रहा है। इंसुलिन का काम है जस्ट उल्टा, कि ब्लड ग्लूकोज ब्लड के ग्लूकोज लेवल कम कर, कॉन्सेंट्रेशन को क्या करना? कम कर देना, डिक्रीज। है ना? ग्लूकोज को क्या कर देना? कम। तो ये कम करने वाला काम करता है, देखो। ठीक है ना? कम करने के प्रोसेस को और करते जाता है। समझ में आ रहा है ना मेरी बात? यस सर। ठीक। अगला अगला कौन सा सेल है बताओ? डेल्टा सेल। डेल्टा सेल। डेल्टा सेल या क्या बोलते हैं उसको हम लोग? डी सेल। ठीक, ये कितना होते हैं? लगभग लगभग 10% भाई, 10%। ये भी तो रिलीज करते होंगे कुछ ना कुछ। बताइए क्या रिलीज करते हैं? सोमेटोस्टेटिन। बहुत बढ़िया, सोमेटोस्टेटिन ना रिलीज। क्या रिलीज करते हैं? सोमेटोस्टेटिन। यहां लिख दे रहा हूं। बताइए काम क्या होता है सोमेटोस्टेटिन का? ये अल्फा और बीटा सेल को अल्फा के सेल को और फंक्शन को। बीटा सेल को दोनों के फंक्शन को रोक देता है कि बेटा तुम लोग ग्लूकेगॉन इंसुलिन निकल के बहुत नाटक कर रहे हो, तुम दोनों चुपचाप रहो। दोनों की एक्टिविटी को बंद कर देता है। क्लियर है? मैं यहां पर कर दे रहा हूं ऐसे। देखना ध्यान से ना मैं कैसे कर रहा हूं, देखो ध्यान से देखना। गया, रोक दिया, गया, रोक दिया। समझ में आ रहा है कुछ? यस सर। ठीक। तो ये अपने आसपास की सेल पे वर्क कर रहा है। देखो तो अब ध्यान से देखिए डायग्राम जो बनाया था, यहां पर मैं जूम कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा आप लोग। देखिए, अल्फा सेल, बीटा सेल
और नीला वाला डेल्टा सेल, देखो ये नीला डेल्टा सेल, नीला डेल्टा सेल। तो डेल्टा सेल क्या करता है, अपना केमिकल निकलता है यहीं पर ही रोक देता है अल्फा सेल को और बीटा सेल को। समझ में आया ना? अल्फा सेल ग्लूकेगन निकल के ब्लड में छोड़ रहा था, बीटा सेल इंसुलिन बना के ब्लड में छोड़ रहा था। इंसुलिन। लेकिन डेल्टा सेल जो नीला वाला है वो क्या कर रहा है, सोमेटोस्टेटिन निकाल रहा है और यहीं पर डायरेक्ट रोक कर रहा है। और ब्लड में जाने की जरूरत नहीं है, वो वहीं पर निकल के वहीं पर रोक दे दोनों सेल को, क्योंकि उससे के आसपास ही तो दोनों सेल है ना, अल्फा और बीटा सेल। देखो अल्फा बीटा है ना, नीला कलर के आसपास कहीं ना कहीं है, आसपास यहीं पर, वहीं पर निकाल देता है। तो इस प्रकार एक प्रकार का किसकी तरह काम करता है, पैराक्राइन फंक्शन करता है। पैराक्राइन मतलब अपने केमिकल निकालना और आसपास में ही रोक देना सेल्स को। तो नीला वाला यहां पर ऐसे करते समझ लेना। देखिए अब इसका काम क्या होता है कि यहीं से अपना केमिकल निकालता है, यहीं रोक देता है, अल्फा सेल को रोक दिया, और यहीं से निकालता है और बीटा सेल को भी यहीं रोक दिया। देखो ये रोक दिया, समझ में आया ना? अल्फा बीटा दोनों सेल को रोक दिया। देखो तो अपने पड़ोसी में ही तो काम किया ना जा करके आसपास, इसलिए मैं इसको क्या बोलूंगा, पैराक्राइन फंक्शन। समझ में आया ना? हाँ या ना? यस सर। एक प्रकार का ये पैराक्राइन फैक्टर है, पैराक्राइन है। ठीक, चलिए अगला कौन सा सेल है बता दे मुझे। एफ सेल। एफ से एफ सेल, या क्या बोलते हैं उसको हम, पी पीपी सेल। पी सेल कितना परसेंट होगा, लगभग लगभग गिन लो। अब देखो तो इधर 20%, इधर 65 मान के चलो, 65 बीच कितना हो जाएगा, 60 70 80 85, 85 10 95, बचा 5% कितना, बचेगा सर। लगभग 5%। लगभग 5%। ठीक, तो ये क्या रिलीज करेगा बोलने पर, ये रिलीज करता है पेनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड। कुछ प्रोटीन निकालता है, उस प्रोटीन को क्या बोलते हैं, क्योंकि पेनक्रियास से निकल रहा है तो उसको किस नाम से जानते हैं, पेनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड। पेनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड। अब पेनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड का शॉर्टकट पीपी है ना, याद रखना, पेनक्रियाटिक का पी, पॉलीपेप्टाइड का पी, इसलिए पीपी सेल बोला हमने इसको। ये जब ब्लड में जाता है, इसका अभी प्रॉपर फंक्शन पता नहीं चल पाया है। ठीक, वास्तव में करता क्या है, तो इसका मेजोरिटी अगर फंक्शन देखे तो अननोन है। समझ में आया ना? अननोन फंक्शन, क्लियर है? यस यस सर। सर। यस सर। तो कुल मिला के पेनक्रियास में कौन से दो सेल के बारे में पढ़ना है हमको? अल्फा सेल और बीटा सेल सर। बिल्कुल, और दोनों सेल का काम क्या है, ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करना। ग्लूकेगॉन आता है तो बढ़ाता है, इंसुलिन आता है तो कम कर देता है। ठीक है, नीचे कुछ नोट करके लिखा भी देखिए तो अल्फा सेल कॉन्स्टिट्यूट 20% हिस्सा और बीटा सेल लगभग 60 से 65% हिस्सा बनाता है पूरे आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस में से। इतना समझ में आए तो यस करके भेजेंगे। चलिए बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब मैं आपको इंसुलिन या ग्लूकेगॉन के बारे में पढ़ाऊं। हम पढ़ेंगे इन दोनों में से, है ना, ग्लूकेगॉन और इंसुलिन को ही ज्यादा फोकस करके पढ़ेंगे, इसी को याद रखें। मैं इन दोनों के बारे में पढ़ाऊं उसके पहले कुछ प्रोसेस को समझाता हूं जो लीवर में चलता है। ध्यान से देखिएगा। यदि मैं बात करूं कि आप लोग कहीं घूमने चले गए, आप लोग किसी पार्टी में चले गए, समझ लीजिए, मस्त पार्टी में बहुत से प्रकार के मटेरियल बने हुए थे, रसगुल्ला, बड़ा, भजिया, जो भी था,
है ना, खीर वीर सब मस्त दबा के खाए, एकदम बहुत बढ़िया, पेट भर के खाए हो आप। तो रिजल्ट में क्या होगा बता दीजिए मुझे, मैं एक पेज ले लेता हूं, रिजल्ट में क्या होगा यहां बता देते हैं भाई। चलिए यहां पर सर डिपेंड करेगा फूड मटेरियल कैसा है सर, वो मीठा है कि बेस वाला है ज्यादा कि ज्यादा अम्ल वाला है। मैं बोला ना, अभी जो बोला तुमको, खीर खाए, बड़ा समोसा खाए, रसगुल्ला खाए, है ना, बोल दिया सब। ये अब इतना बनाया समझ लेना आप, है ना, ध्यान से देखिए। ये आपका डाइजेस्टिव सिस्टम था, देखना कहानी बना बना के क्वेश्चन पूछता है, बता रहा हूं मैं। ये स्टमक था, ये इंटेस्टाइन था, ये लार्ज इंटेस्टाइन। मैं ऐसे बहुत शॉर्टकट बनाया हूं, हालांकि यहाँ पर ये पूरा कुंडलित होता है, लपेटा होता है ना, इसको शॉर्टकट बनाया है ऐसे। यहाँ पर पेनक्रियास होगा, लीफ लाइक स्ट्रक्चर बोला था मैं आपको, ये। और यहाँ पर क्या होगा, लीवर होगा। ये बहुत सिंपल सा डायग्राम बनाने का प्रयास किया हूं ताकि आपको ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना लगे। ये मैं बोला आप गए, पहले तो इसको सब कर लूं, पहले सब कर लेता हूं क्योंकि मिट जाते नहीं तो, है ना। ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम था। ठीक है, ध्यान से देखिएगा आप, ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है। डाइजेस्टिव सिस्टम की ब्लड वेसल्स तो होंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम की ब्लड वेसल थी, ये ऐसे बना दिया देखिए, ये ब्लड वेसल। ये हो गया। मैं बोला आप पार्टी में गए, इतना जबरदस्त तरीके से भोजन ठूस दिया, क्योंकि फ्री का था, उसके पैसे चुकाने नहीं थे, तो जो जो मिला सब निकल गए आप। देखिए मैं कई प्रकार के बना दे रहा हूं ये अब जो भी बना होगा सब में कार्बोहाइड्रेट तो होगा ही होगा। ध्यान से देखिए, अब ये सब भोजन आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में आ रहा है। यहां पर देखिए, ये डाइजेस्टिव सिस्टम में आ रहा है, देखिए आ रहा है, आ रहा है, पूरा एकदम पूरा ठूस दिया, पूरा स्टमक भर गया भाई, ये पूरा भरा हुआ है। अब इधर आ रहा है, अब आ रहा है, अब क्या होगा यहाँ पर, डाइजेशन होने के बाद क्या होगा, लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन होगा मैक्सिमम। और मैं क्या बोला, उसमें से ज्यादातर क्या होंगे बोला था, ग्लूकोज सबसे ज्यादा मिलेंगे तुमको, कार्बोहाइड्रेट होंगे। बिल्कुल कार्बोहाइड्रेट होंगे। रसगुल्ला खाओ तो ग्लूकोज, बड़ा समोसा खाओ तो ग्लूकोज, आप जो भी खाओ सब में ग्लूकोज मिलेगा। ये चावल दाल रोटी सब में मिलेगा, ये हो गया। अब ग्लूकोज एब्जॉर्ब होगा ना, बहुत सारे ग्लूकोज आपके कहां पे अभी खाए हो ना, सब कार्बोहाइड्रेट खाए थे, स्टार्च खाए थे, आहार नाल में गया था, इतना ज्यादा खा दियो कि सब क्या हो रहा है, धीरे धीरे आप एब्जॉर्ब हो रहा है, एब्जॉर्ब हो रहा है, ये ग्लूकोज एब्जॉर्ब हो गया। अब मुझे कोई बता देंगे कि हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल कितना होता है, नॉर्मल ब्लड 120। ग्लूकोज लेवल। हम बताइए भाई, कोई ठीक ठाक बता रहे थे, कौन है, नाम बताएं पहले। 80। भारती। भारती, ठीक। तो लगभग लगभग कितना होता है, 80 से लेकर के 120 उसको माना जाता है, ठीक। 80 से 120 क्या है, क्या किलोमीटर है वो, नहीं। क्या है, 80 to 120 मिलीग्राम पर मिलीग्राम। डेसीलीटर। याद है, डेसीलीटर मतलब 100 ml। ये मैं ऐसे बोल सकता हूं, 80 to 120 मिलीग्राम पर 100 ml ब्लड। यदि किसी व्यक्ति के 100 ml ब्लड निकालते हो
तो उसमें 80 से 120 मिलीग्राम यदि ग्लूकोज मिला तो वो नॉर्मल है। क्लियर है इतना? क्लियर है? यस सर। हाँ या ना? लेकिन याद रखना ग्लूकोज लेवल जो ब्लड में होता है ना हमेशा चेंज होते रहता है। खाना खाने के पहले अलग होगा, कम होगा, खाना खाने के तुरंत बाद बढ़ जाएगा, फिर धीरे धीरे कम हो जाएगा। एक्सरसाइज कर रहे हो तो अलग होगा, रेस्ट कर रहे हो तो अलग होगा। लेकिन हम कुल मिला के एक रेंज बना दिए, कितना से कितना। एक नॉर्मल रेस्ट करता हुआ खाना खाने के कुछ समय बाद का, खाना खाने के बाद रेस्ट करने के बाद जब हम नापेंगे तो कितना मिलेगा हमको नॉर्मली 82 80 से 120 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। याद हो जाएगा? ऐसे बोलो या फिर ऐसे बोलो, एक ही है। क्लियर है ना? यस सर। सर लेकिन आप तो इतना ज्यादा खाना ठूस दिए हो कि आपके आहार नाल में ग्लूकोज पूरा भरा हुआ है बहुत सारा। तो सब ग्लूकोज क्या होंगे बताओ, क्या होंगे भाई? ब्लड वेसल में एब्जॉर्ब होंगी, एब्जॉर्ब होंगी, एब्जॉर्ब होंगी। देखो ये सब ग्लूकोज एब्जॉर्ब होंगी। तो धीरे 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 क्या बढ़ते जाएगा हमारे ब्लड में? ग्लूकोज के लेवल बढ़ते हैं। ग्लूकोज का लेवल बढ़ते जाएगा, ये बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा। देखो ग्लूकोज लेवल कितना को पार कर चुका है? 120 को भी पार कर चुका है। मान लीजिए यहाँ पर 150 मिलीग्राम पर डेसीलीटर कितना हो गया? 150 हो गया ना? होना कितना चाहिए था? 80 से 120 होना चाहिए। 120 पार कर चुका ना वो तो, क्योंकि ढेर सारा खा दिए आप। 120 क्या था? 120 मिलीग्राम पर डेसीलीटर नॉर्मल था। इतने से बढ़ के कितना चला गया? 150। 150 हो यदि गया। ब्लड में ग्लूकोज की लेवल नॉर्मल लेवल से बढ़ गई तो हाइपर ग्लाइसेमिया हो जाएगा। हाइपर मतलब ज्यादा, ग्लाई मतलब ग्लूकोज, एमिया मतलब ब्लड, ब्लड में ग्लूकोज लेवल ज्यादा हो जाएगा और इससे आपको डायबिटीज जैसी बीमारी या डिजीज भी हो सकती है। समझ में आया कि नहीं? यस सर। ब्लड में ग्लूकोज लेवल का बढ़े रहना, यही तो है डायबिटीज। तो आपको डायबिटीज जैसी कंडीशन भी आ सकती है। इसीलिए ध्यान से सुनना, इसीलिए पेनक्रियास के बीटा सेल से क्या निकलता है बता दें? इंसुलिन। पेनक्रियास के बीटा सेल से इंसुलिन निकलता है ना। और ये इंसुलिन जाता है, देखो ध्यान से, क्या करते देखना। ये कब निकला इंसुलिन बताओ तो? इफ जब ग्लूकोज का लेवल हाई हो जाएगा, ब्लड ग्लूकोज क्या हो गया? ज्यादा। यदि ब्लड की ग्लूकोज लेवल ज्यादा हो गई तो इंसुलिन निकलता है, इसको याद रखना। और बढ़ा हुआ ब्लड ग्लूकोज को क्या करेगा? कहां शिफ्ट कर देगा बताएं मुझे? लीवर में। लीवर में। अब ग्लूकोज धीरे 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 कहां चला जाएगा? लीवर में। रिजल्ट में क्या हो जाएगा फिर? ग्लूकोज लेवल धीरे धीरे क्या होते जाएगा? कम हो जाएगा। कम होता जाएगा। कम होते जाएगा, कम होते जाएगा। लेकिन मैं बोला था ग्लूकोज लेवल कम होते होते कितना कम हो गया भाई? अभी 150 था ना, 150 मिलीग्राम था, मिलीग्राम पर डेसीलीटर था। कम होते होते मान लीजिए 140 आ गया मिलीग्राम पर डेसीलीटर, फिर 130, 120 और कम होते जा रहा है ना, क्योंकि जमा होते जा रहा है लीवर में धीरे धीरे। 110, 100, 90, 80, यहां रुक जाना चाहिए ना। लेकिन मैं बोला कि और कम हो गया, 70, 60, 50। अब बताइए तो क्या हुआ? लगातार अगर इंसुलिन काम करेगा तो क्या होगा? ग्लूकोज को ब्लड से ब्लड निकाल ग्लूकोज निकाल के लेवल लीवर में कम। जमा कर देगा। तो ब्लड में क्या होगा? ग्लूकोज का लेवल कम हो जाएगा।
ग्लूकोज लेवल कम हो जाएगा ना। इसीलिए ये जो जमा किए थे ना अभी लीवर में, ये जो जमा था उसको फिर निकालो। और निकालने के लिए कौन रिलीज होगा भाई, ध्यान से देखें और बताएं मुझे। यहाँ पर कौन सा था सेल, अल्फा सेल। अल्फा सेल, क्या रिलीज होगा, अल्फा सेल होगा। ग्लूकेगॉन, ग्लूकेगॉन। तो कब रिलीज होता है बोलने पर, इफ ब्लड ग्लूकोज क्या हो जाए तो, कम हो जाए यदि तो। ब्लड की ग्लूकोज लेवल कम हो जाए नॉर्मल कॉन्सेंट्रेशन से 80 से 80 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम हो जाए तो ग्लूकेगॉन रिलीज होगा। और ये ग्लूकेगॉन जाएगा और क्या करेगा बता दे ध्यान से, देखिए ये आएगा, ये आएगा, ये आ गया देखो। और क्या करेगा, इसी ग्लूकोज को जो जमा किए थे ना उसको बाहर निकाल लेगा। कुछ समझ में आया कहानी। यस सर। तो ग्लूकेगॉन क्या करता है, ब्लड ग्लूकोज को बढ़ाता है। इंसुलिन क्या करता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करता है। कम करते हैं। क्लियर है इतना, ठीक है ना। हाँ या ना, यस सर। ठीक। चलिए अब मैं एक छोटा सा क्वेश्चन कर रहा हूं, मुझे आंसर बताएंगे। चलिए क्वेश्चन ये है कि कौन बॉयज में से कौन हो बताओ, संग्राम। जी सर। चलो मैं तुम्हारा एग्जांपल दे रहा हूं। मान लीजिए तुम कहीं घूमने गए किसी जंगल में, किसी रेगिस्तान में या जंगल में घूमने गए। तुम अपना बैग में खाना वाना लेके गए थे और तुम उस जंगल में मान लीजिए खो गए, रास्ता भटक गए। उस जंगल में आपको एक दिन कट गया, 2 दिन कट गया, 3 दिन कट गया, जो खाना था जो सोर्स था खत्म हो गया। 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन तक तुम उस जंगल में हो, अब बिना खाए पिए हो। समझ रहे मेरी बात। अब खाने का कोई जरिया नहीं है, कोई सोर्स ही नहीं है, 6-7 दिन हो गया है। आपके ब्लड में इंसुलिन की लेवल ज्यादा होगी कि ग्लूकेगॉन की, ग्लूकेगॉन की। ग्लूकेगॉन। बिल्कुल। किसकी लेवल ज्यादा होगी, ग्लूकेगॉन। क्योंकि आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल क्या हो गया है, 6-7 दिन खाना कम नहीं हो मिल गया। रहा है, ब्लड का ग्लूकोज कम लेवल हो तो गया। यूज होकर कम हो गया ना। जी सर। ये जो ब्लड में ग्लूकोज था ये सब तो प्रत्येक कोशिकाओं में जा जा करके इस्तेमाल हो गया, यूज हो गया, ब्लड ग्लूकोज लेवल तो कम हो गया। और इधर से जो खाते थे ना वो तो नहीं आया ना, बंद हो गया, इधर का सोर्स बंद हो गया है और जो था वो यूज हो गया है। तो इसीलिए क्या करेंगे, जहां जहां जमा किए थे लीवर में ना उसको निकालेंगे। अब निकालने के लिए कौन आएगा, अब ग्लूकेगॉन आएगा। ग्लूकेगॉन, ग्लूकेगॉन। इसका मतलब जितने लोग फास्ट करते हो, उपवास रहते हो ना, उपवास के समय कौन सा हार्मोन की लेवल ज्यादा रहती है हमारे बॉडी में, ग्लूकेगॉन की इंसुलिन। ग्लूकेगॉन। 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 लेकिन जैसे ही हम खाना खा लेते हैं उसके बाद किसकी लेवल ज्यादा रहती है, खाना खाने के बाद, इंसुलिन। इंसुलिन की। इंसुलिन। क्योंकि खाना खाने के बाद ढेर सारा ग्लूकोज ब्लड में एब्जॉर्ब होता है, तो उस बढ़े हुए ग्लूकोज को कम करने के लिए इंसुलिन निकलता है। इधर से आया और इधर से निकाल निकाल के कहां पे डाल देगा, लीवर में। क्लियर है इतना। जी सर। चलिए भाई अच्छी बात है। अब एक डायग्राम देखें। मैं आपको अब यहाँ पर इंसुलिन में नहीं बोल रहा हूँ कि इंसुलिन कर रहा है, मैं सिर्फ क्या क्या प्रोसेस चल रहा है ये बता रहा हूँ। ध्यान से देखेंगे जो बोल रहा हूँ, क्योंकि जब मैं इंसुलिन पढ़ाने जाऊंगा ना फिर नहीं समझाऊंगा एक एक करके। आप सिर्फ ये देखें, यदि ब्लड की ग्लूकोज लेवल ज्यादा है तब, ब्लड ग्लूकोज लेवल ज्यादा है तब, ध्यान से देखिएगा। ये
तो ग्लूकोज लेवल ज्यादा है तो ग्लूकोज को निकाल निकाल के हमारा जो स्टोरेज ऑर्गन है, कौन सा ऑर्गन है, स्टोरेज ऑर्गन क्या है, लीवर, लीवर में शिफ्ट कर देंगे। लीवर में कौन सा सेल, हिपेटोसाइट सेल, हिपेटिक हिपेटोसाइट। सेल, बिल्कुल। क्या क्या काम करते हैं, ध्यान से देखिए काम क्या होता है। सबसे पहला तो यह समझ लीजिए कि जो ग्लूकोज पहुंचा, कहां पहुंचा, लीवर में, उस ग्लूकोज को सबसे पहला तो हम ग्लाइकोजन के रूप में जमा करते जाएंगे। ये ग्लूकोज था, मान लीजिए ये ग्लूकोज था, देखो तो एक एक ग्लूकोज ऐसे निकालते जाएंगे और इस ग्लूकोज को हम क्या करते जाएंगे, ग्लाइकोजन के रूप में जमा करते जाएंगे। देखना भाई ध्यान से, सब बहुत सारा चीजें यहां पर बता रहा हूं मैं। ये देखिए, एक ग्लूकोज, दूसरा ग्लूकोज, तीसरा ग्लूकोज, कई सारे ग्लूकोज आ रहे हैं ना, और सभी ग्लूकोज को आपस में मैं क्या कर रहा हूं, एक पॉलीमर बना रहा हूं। पॉलीमर समझते हो, उसको ग्लूकोज को आपस में जोड़ते जा रहा हूं ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड के द्वारा। और देखिए तो ये ब्रांचेस भी निकल रहे हैं भाई, ये सब पढ़ना बायोकेमिस्ट्री में है ना। ये तो जब ग्लूकोज का क्या करते हो, पॉलीमराइजेशन, तो क्या बन जाती है, ग्लाइकोजन। तो क्या बन गया ये बोलने पर, यहां कर दे रहा हूं मैं ग्लाइकोजन। और ग्लाइकोजन का बनना ग्लाइकोजेनेसिस कहलाता है। समझ में आया कहानी। ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोजन का जेनेसिस करना है, ग्लाइकोजन का सिंथेसिस करना है। समझ में आ रहा है कि नहीं, ग्लाइको मतलब ग्लाइकोजन, जेनेसिस मतलब बनना, ग्लाइकोजन का बनना, ग्लाइकोजेनेसिस। क्लियर है। यस सर। यस सर। मतलब ग्लूकोज का क्या कर रहे हैं बोलने पर, यहाँ पर पॉलीमराइजेशन, पॉलीमर बना रहे हैं ना, एक ग्लूकोज के आगे जोड़ते जा रहे हैं कई सारे, तो पॉलीमराइजेशन ये हो गया। चलिए ये पहला काम हो गया, हमने पहला काम ये किया। दूसरा काम क्या कर रहे हैं कि जो ग्लूकोज आया था भाई, उस ग्लूकोज को क्योंकि ब्लड में बढ़ा हुआ था ना, अभी तो लेके आए थे यहाँ पर लीवर में, उसको यूज कर लो ना आप, इस्तेमाल कर लो यहाँ पर, हम इस्तेमाल कर लेंगे इसको, इससे एनर्जी निकाल लेंगे। तो यूज जब करेंगे तो इस ग्लूकोज का क्या करेंगे बोलने पर, ब्रेक डाउन करेंगे। ब्रेक डाउन करेंगे मतलब तोड़ेंगे, तोड़ेंगे मतलब दो भाग में बढ़ जाएगा और दो मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड में बांट देंगे इसको। किसमें, 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड। बताओ प्रोसेस क्या होता है, ग्लूकोज को तोड़ने की प्रोसेस क्या कहलाती है, ग्लाइकोलाइसिस। कोई बताए तो बोल जाओ। ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ग्लाइकोजिनोलाइसिस। बिल्कुल भी नहीं, और कोई बोलो। ग्लाइकोलाइसिस। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस। किसने बोला ये, नाम बताओ। अंजनी पटेल। अंजनी, बहुत बढ़िया। ग्लाइकोलाइसिस, ग्लूकोज को तोड़ देना, ब्रेक डाउन करना। यहाँ पर ग्लूकोज क्या क्या कर रहा है बोलने पर, ब्रेक डाउन ना, तोड़ दिया हमने उसको, दो मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड में। फिर ये दो मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड आगे चला जाएगा, कहां पे बताओ तो, क्रेब्स साइकिल में ना, पढ़े हो कि नहीं, पढ़े सर। यस सर। बिल्कुल क्रेब्स साइकिल में चला जाएगा ये, क्रेब्स साइकिल। ये एटीपी बनाएगा आगे जाके, छोड़िए उसकी बात नहीं कर रहे भी हम लोग। दो काम हो गया, देखिए तीसरा काम क्या करेंगे भाई, बता दें कोई मुझे, तीसरा काम क्या करेंगे, क्योंकि ग्लूकोज इतना ज्यादा हो गया ब्लड में ना, ग्लूकोज ये तोड़े। हमारा, मैं लिख दे रहा हूं पर रुकिए, ये हमारा क्या था, ब्लड वेसल था, और ये क्या था, लीवर था। लीवर में कौन सा सेल था, ये हिपेटोसाइट। हिपेटोसाइट, हिपेटिक सेल था। हिपेटिक सेल या हिपेटोसाइट सेल बोलते हैं ना, वही है।
चलिए, अब मैं बोला इतना ग्लूकोज हो गया है ब्लड में कि हमको जरूरत ही नहीं है उतना, 120 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज्यादा हो गया है। यहां पर मैं लिख दे रहा हूं, यहां पर साइड में रुकिए, ग्लूकोज इज मोर देन 120 मिलीग्राम पर डेसीलीटर ऑफ ब्लड। 100 ml ब्लड में 120 मिलीग्राम से भी ज्यादा हो गया ग्लूकोज। तब की स्थिति में पहला काम तो ग्लाइकोजन बनाएंगे, दूसरा काम ग्लाइकोलिसिस में ले जाएंगे, ग्लूकोज को तोड़ो रहे जितना ज्यादा तोड़ना है, एनर्जी बनाओ उससे जितना ज्यादा बनाना है। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद प्रोटीन बनाओ, प्रोटीन की जरूरत है हमको, बहुत सारे एंजाइम बनाना है, बहुत सारे स्ट्रक्चर बनाना है, स्ट्रक्चरल प्रोटीन बनाना है। तो इस ग्लूकोज को सबसे पहले किसमें बदलेंगे, ग्लूकोज को सबसे पहले किसमें बदलेंगे, अमीनो एसिड में, समझ रहे हो ना। ग्लूकोज को किसमें बदलेंगे, बोलो जल्दी, ग्लूकोज विल बी कन्वर्ट इनटू अमाइनो एसिड। अमीनो एसिड, और ये अमीनो एसिड बाद में किसे बदल जाएगा फिर, प्रोटीन। प्रोटीन में बदलेगा। तो अगला काम क्या किया हमने, प्रोटीन, प्रोटीन सिंथेसिस। और जो भी हार्मोन प्रोटीन सिंथेसिस में काम करता है, प्रोटीन बनाता है, वो एनाबॉलिक हार्मोन कहलाता है, बोला था, पढ़ा कर हैं आप लोग। चलिए अगला और क्या काम कर सकते हैं, इसी ग्लूकोज से फैट बना लो भैया, फैट की भी जरूरत पड़ेगी हमको, लिपिड की, बहुत सारे सेल भी तो बनाने हैं, कोशिकाएं बनाने हैं, और कोशिकाओं का मेम्ब्रेन किसका बना होता है, लिपिड और प्रोटीन। लिपिड, तो लिपिड तो बनाना पड़ेगा ना, मतलब फैट। देखिए इसी ग्लूकोज से हम और क्या कर सकते हैं, फैटी एसिड। ग्लिसरॉल बनाएंगे। ठीक है भैया, क्या बनाएंगे, ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल से फिर आगे क्या बना देंगे, फैट बना लेंगे। समझ में आया ना। तो इसमें मैं क्या बोलूंगा, फैट सिंथेसिस या लिपिड सिंथेसिस। एक अलग कलर लिख देते हैं इसको, फैट या लिपिड सिंथेसिस। क्लियर है। तब जाके ये बढ़ा हुआ ग्लूकोज क्या हो जाएगा, ये सब काम में इस्तेमाल करते जाएंगे तो बता दें, धीरे 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 क्या हो कम जाएगा, होता जाएगा सर। कम होते जाएगा। ठीक, चलिए मैं यहाँ पर कर दे रहा हूँ, रुकिए। ये देखिए ग्लूकोज को हम यहाँ शिफ्ट करते गए, ग्लूकोज को शिफ्ट करते गए, ग्लूकोज को शिफ्ट करते गए, ग्लूकोज को शिफ्ट करते गए, तो धीरे धीरे ब्लड से ग्लूकोज लेवल कम होते जा रहा है, कम होते जा रहा है, कम होते जा रहा है। मैं यहाँ कर दे रहा हूँ, यहाँ पर नॉर्मल कितना था, 80 टू 120 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। मिलीग्राम पर डेसीलीटर, इतना नॉर्मल था, इतना होना चाहिए था, लेकिन उससे बढ़ गया था, तो ये घटना घटी। अब कम होते होते 120 से जो ज्यादा हो गया था, कम होते 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 80 से भी कम हो गया, तो ग्लूकोज लेवल अब क्या हो गई, बता दे मुझे, कम। ग्लूकोज लेवल क्या हो कम हो गई गई, सर, कितना से, 80। 80 से सर। बिल्कुल 80 से भी कम हो गया। मैं लिख दे रहा हूं, ग्लूकोज इज लेस देन कितना, 80 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। ब्लड में ग्लूकोज की लेवल 80 से भी कम हो गया। अब रिजल्ट में क्या होगा बता दे मुझे, पहले मैं इतना को सेव करता हूं ना,
बता दे मुझे क्या होगा अब, क्योंकि आप खो गए हो, जंगल में खो गए हो संग्राम साहब, याद करो। बाहरी सोर्स नहीं आपके जी पास सर। कि भोजन करके ले लेंगे सर, ग्लूकोज पानी घोल के पी लेंगे सर, कुछ नहीं भाई वहां पर। तब आपके शरीर में क्या होगा, जहां जमा किए थे निकालना पड़ेगा ना। यस सर। ये जो जमा किए थे ग्लाइकोजन के रूप में, ग्लाइकोजन को तोड़ना पड़ेगा अब। बात को समझें, ये जो ग्लाइकोजन था जमा किए थे, ग्लाइकोजन को तोड़ो अब, उल्टा करो। तो मुझे एक चीज बता दें, मैं पहले यहां पर ग्लाइकोजन बना देता हूं, देखते रहे ना। ये ग्लाइकोजन था भैया, देखिए ये मान लीजिए ग्लाइकोजन था। क्या करूंगा ग्लाइकोजन को, बोलो जल्दी। ग्लाइकोजिनोलाइसिस। उसको तोड़ेंगे सर। बिल्कुल, ग्लाइकोजन को तोड़ूंगा। ग्लाइकोजन को मैं क्या किया, ब्रेक किया, ग्लाइकोलिसिस। और उससे मैं क्या बनाया, ग्लूकोज बना दिया। देखो ये एक एक को तोड़ते जाऊंगे, ऐसे यहां से तोड़ दिया, ग्लूकोज यहां से अलग हो गया, देखिए ये। तो ग्लाइकोजन से एक एक ग्लूकोज को तोड़ते जा रहा हूं, तो ग्लाइकोजन का क्या कर रहा हूं, ग्लाइकोजन का ग्लाइकोलिसिस। ब्रेक डाउन कर रहा हूं, लाइसिस ग्लाइकोजन कर का रहे हैं। लाइसिस कर रहा हूं। तो प्रोसेस क्या कहलाएगा, ग्लाइकोजन का लाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोजिनोलाइसिस। ग्लाइकोजन का लाइसिस, ग्लाइकोजिनोलाइसिस। समझ में आया। यस सर। ग्लाइको जिनोलाइसिस, ग्लाइकोजन का लाइसिस। ग्लाइकोजन यहां तक हो गया, फिर लाइसिस करो, उसको तोड़ो, तो ग्लाइकोजन को तोड़ना है, ग्लाइकोजिनोलाइसिस। बहुत सिंपल है ना, नाम में ही सारा अर्थ छुपा होता है, बस ध्यान देने की जरूरत पड़ती है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं अब, जिससे क्या बन जाएगा बताएं मुझे, ग्लूकोज बन जाएगा कि नहीं। अब ग्लूकोज को कहां ट्रांसपोर्ट कर देंगे भाई, ब्लड में। क्यों ब्लड में जरूरत पड़ रहा ब्लड है, में चल, क्योंकि ब्लड में कम हो गया क्योंकि था वहां ना। कमी हो गया सर। बिल्कुल, इसलिए ब्लड में ट्रांसफर करना पड़ेगा उसको। चलिए, और क्या तरीका है जिससे हम ब्लड में ले सकते हैं। ये जो लीवर में जो ग्लूकोज था, जिसको ग्लाइकोलिसिस द्वारा तोड़ रहे थे आप, उस काम को लीवर में बंद करो अभी। समझ रहे हो ना। सर तो कौन से काम को बंद करना पड़ेगा, मेरी बात को समझें। एटीपी सिंथेसिस के। नहीं तो ये जो बन गया था, अभी बना था, ये तो फिर ग्लाइकोलिसिस द्वारा फिर टूट जाएगा ना यहाँ पर, और जी ब्लड में सर। तो नहीं जाएगा ना वो, वहीं पर ग्लूकोज बनते ग्लूकोज फिर टूट जाएगा। उसी चीज को तो बंद करना था ना हमको। तो कौन सा चीज को नहीं करने देना है, बताएं जल्दी। ग्लाइकोलाइसिस। बिल्कुल, देखो देखो एक मिनट, थोड़ा सा मैं इसको सीधा कर दूं। पहले तो लिख दे रहा हूं मैं यहाँ पर, जो था देखो, ग्लूकोज से क्या बना रहे थे, हम ग्लाइकोलिसिस कर रहे थे भाई यहाँ पर। और दो मॉलिक्यूल क्या बना रहे थे, पायरुविक एसिड। ये बना रहे थे, जिससे क्या चला रहे थे हम, लीवर में ही क्रेब्स साइकिल। ये चला रहे थे। तो बताओ क्या इस काम को करना चाहिए हमको, हमको ग्लूकोज की जरूरत कहां पे है, ब्लड में। तो अभी जो ग्लाइकोजन को तोड़ के जो ग्लूकोज बनाए थे, उसको ब्लड में भेजना कि यहां पर फिर तोड़ देना है क्रेब साइकिल में। ब्लड में भेजना है सर। ब्लड ब्लड में में भेजना भेजना है था। सर। इसीलिए इसीलिए इस प्रोसेस को क्या करते हैं, होने नहीं देते हैं। इस प्रोसेस को बंद किया जाता है, जिससे
पायरुवेट एसिड बनाना बंद हो जाता है लिवर में, और क्रेब्स साइकिल चलना भी बंद हो जाता है। मतलब कौन से प्रोसेस को हमने ब्लॉक किया? ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस। हाँ, मैं लिख दे रहा हूं इसको, ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस को यहां पर हमने बंद किया। क्लियर है? ये नहीं होने देंगे भाई, नहीं तो सारा ग्लूकोज तो यहीं टूट जाएगा, ब्लड में जाएगा कब फिर? ठीक। अगला, और कैसे बना सकते हैं हम ग्लूकोज? भाई जितना प्रोटीन बना के रखे थे ना, एक्स्ट्रा प्रोटीन को तोड़ो भाई, जरूरत नहीं है उसकी अभी। तो मैं यहां पर कर दे रहा हूं, मैं यहीं पर लिख दे रहा हूं, देखिए थोड़ा बाहर हो जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं, लिवर में ही चल रहा है, समझ लेना आप। प्रोटीन, प्रोटीन्स को तोड़ करके क्या बनाएंगे? प्रोटीन का ऑक्सीडेशन करेंगे, अमीनो एसिड बनाएंगे। बिल्कुल अमीनो एसिड बनेगा, अमीनो एसिड बनेगा। ये अमीनो एसिड से क्या बनाएंगे फिर? ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मेशन। ग्लूकोज। और अमीनो एसिड से ग्लूकोज बनने की क्रिया, भाई प्रोटीन से बन रहा है ग्लूकोज ना, तो नया ग्लूकोज हुआ कि नहीं? प्रोटीन कोई कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल नहीं था भाई, कार्बोहाइड्रेट अलग होता है, प्रोटीन अलग होता है। तो प्रोटीन नेचर अलग नेचर है, कार्बोहाइड्रेट नेचर अलग है। तो प्रोटीन क्या है? नॉन कार्बोहाइड्रेट है। प्रोटीन क्या है? नॉन कार्बोहाइड्रेट है। तो नॉन कार्बोहाइड्रेट से हमने कार्बोहाइड्रेट बनाया, तो नया ग्लूकोज हुआ कि नहीं? Yes, sir. तो नए ग्लूकोज का बनना ग्लूकोनियोजेनेसिस। समझ में आया? कौन सा प्रोसेस चल रहा है बोलने पर अभी? ग्लूकोनियोजेनेसिस। नियोजेनेसिस। क्लियर है? जी सर। और फिर कहां भेज देंगे उसको? ब्लड में भेज, तो जरूरत था ब्लड में भी। चलिए अगला, अभी फैट भी तो बनाए थे ना, ब्लड में भी फैट भी तो है। यस। चलिए सॉरी, लिवर में फैट था, फैट का ब्रेक डाउन करो, फैटी एसिड ऑक्सीडेशन कभी पढ़े होंगे तो। उससे क्या बनेगा बोलने पर उल्टा करो ना, ग्लिसरॉल, ये बनेगा। अब ये इस ग्लिसरॉल से फिर क्या बनाना है हमको? ग्लूकोज। क्या फैट कोई कार्बोहाइड्रेट है? क्या फैट कोई कार्बोहाइड्रेट है? नहीं। नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो फैट भी क्या हो गया? नॉन कार्बोहाइड्रेट ना, मैं यहां लिख दे रहा हूं, नॉन कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल। फैट भी क्या हो गया? नॉन कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल। तो फैट भी नॉन कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल है, तो इससे ग्लिसरॉल बनाया हमने तोड़ करके। ऊपर में क्या? प्रोटीन का ऑक्सीडेशन किया, प्रोटीन को ब्रेक डाउन किया, ऑक्सीडेशन, इसका भी क्या? ऑक्सीडेशन। ठीक। तो ग्लिसरॉल से भी क्या बनाया हमने? ग्लूकोज बनाया। तो ये भी तो नया मॉलिक्यूल हुआ, नया ग्लूकोज। तो मैं क्या बोलूंगा इसको भी? ग्लूकोनियोजेनेसिस। जिससे नया ग्लूकोज बनेगा, और नया ग्लूकोज कहां जाएगा? ब्लड में। ब्लड में। ब्लड तो वेसल। इस प्रकार से ग्लूकोज बनाते जाते हैं और ब्लड में भेजते जाते हैं। अभी कितना हो गया था बताइए तो? कितना? 80 मिलीग्राम से कम हो गया था ना। 80 से कम हो गया था। अब ग्लूकोज जब आते जाएगा तो ब्लड में ग्लूकोज की लेवल क्या होती जाएगी? बढ़ते जाएगी। बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बिल्कुल बढ़ती जाएगी। कितना बढ़ जाएगी बताएं मुझे? 80 से लेकर के 120 के बीच में। अब मान लीजिए 50 हो गया था, कम था ना, 50 हो गया था,
50 से 60 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, फिर 70 मिलीग्राम, फिर 80, फिर 90, फिर 100, फिर 110, फिर 120, फिर 120 से भी तो पार हो सकता है ना। देखो आप 120 से भी पार हो गया, फिर 130, 140, 150, फिर हो गया। देखो बढ़ गया कि नहीं। Yes, sir. मान लीजिए एग्जाम्पल के रूप में 50 मिलीग्राम था यहाँ पर डेसीलीटर, तो 50 से बढ़ते बढ़ते कितना हो गया देखिए, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, एग्जाम्पल 150, तो यहाँ पर 150 हो गया था। फिर क्या घटना घटेगा बताइए, फिर बढ़ा हुआ ग्लूकोज को कहाँ डालना पड़ेगा, लीवर में फिर से प्रोसेस ऊपर वाला होगा। होगा। तो अब बताइए, जैसे ही ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ गया, ये अब कौन सा हार्मोन आएगा बताओ तो। इंसुलिन। इंसुलिन सर है। इंसुलिन आएगा, सर इंसुलिन। बिल्कुल, अब इंसुलिन आएगा। अब लिख रहा हूं मैं, देखिए अब लिख रहा हूं मैं यहां पर इंसुलिन कहां से रिलीज होगा बताएं, कहां से रिलीज होगा। बीटा सेल्स सर। बी सेल से। पेनक्रियास के बीटा सेल से, और आएगा इस काम को करेगा। हो गया। चलिए अगला, जब इंसुलिन अपना काम करता रहेगा, अपना काम करता रहेगा, तो ये जो बढ़ा हुआ ग्लूकोज लेवल है जो 150 तक बढ़ गया है, 150, मान लीजिए 150 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, तो फिर धीरे धीरे क्या होते जाएगा, 150 से क्या होते जाएगा, कम। समझ रहे कि नहीं, 150 था तो क्या होते जाएगा देखिए आप, 140, बताए, फिर 130, फिर 120, फिर बताए 110, ब्लड में और कम होते जाएगा ना, 100, 90, 80, और यही काम चलता रहेगा तो फिर और कम होते जाएगा, 70, कितना हो जाएगा बताएं जल्दी, 60, 50 हो गया, फिर 50। 50 हो गया। देखो ये और भी कम हो सकता है ना, 40 भी हो सकता है भाई, फिर कम होता जाएगा। तो अब कौन रिलीज होगा बताओ, ग्लूकेगॉन रिलीज होगा सर, कहां से, अल्फा सेल से सर, या ए सेल। पेनक्रियास के पेंक्रियास के अल्फा सेल से ग्लूकेगॉन। अल्फा सेल से। अल्फा कौन सेल से रिलीज होगा, ग्लूकेगॉन सर। ग्लूकेगॉन। ग्लूकेगॉन। ये ग्लूकेगॉन रिलीज हुआ। अब ग्लूकेगॉन रिलीज होके क्या करेगा भाई, देख लीजिए, ये ग्लूकेगॉन जाएगा और अपना काम बड़े ईमानदारी से करेगा। क्या था कि लीवर से ब्लड के ग्लूकोज को बढ़ाएगा ना, जो कम हो गया था बढ़ाएगा। तो धीरे धीरे फिर ये प्रोसेस धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते फिर ये हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा, और ये प्रोसेस अल्टरनेट चलता रहेगा। मामला क्लियर हुआ कि नहीं। यस सर। जी सर। तो इतना यदि समझ में आया तो आप एक बार यस करके भेजेंगे। ठीक है भाई, बढ़िया, अच्छी बात है, समझ में आ रहा है आप लोगों को। तो इतना प्रोसेस आज यहां पर रोकते हैं इसको, क्यों, क्योंकि अब मैं एक अब स्पेशल अब इंसुलिन हेडिंग डाल के हम हेडिंग डाल के आगे पढ़ेंगे। मतलब अब हम पढ़ेंगे केवल इंसुलिन क्या क्या करता है, देखेंगे, है ना। मुझे एक चीज बता दें, इंसुलिन और ग्लूकेगॉन में अंतर क्या है, बता दो। सर सर इंसुलिन जो है, इंसुलिन इंसुलिन और ग्लूकेगॉन के फंक्शन में अगर अंतर देखें तो जो काम इंसुलिन करता है उस काम को ग्लूकेगॉन उसके रोकता है, अपोजिट। होने नहीं देता उस काम को, दोनों एक उल्टा होने दूसरे के देता है। अपोजिट हैं।
बिल्कुल, और जिस अपोजिट प्रकार फंक्शन ग्लूकेगन करते हैं काम सर। करता है, जिस प्रकार ग्लूकेगन काम करता है, इंसुलिन उसके काम को रोकता है और उसका उल्टा होने देता है। मतलब दोनों एक दूसरे के काम को रोकते हैं। एक ब्लड की ग्लूकोज लेवल बढ़ाता है तो दूसरा ब्लड की ग्लूकोज लेवल कम करता है। क्लियर है ना? जिस प्रकार यस सर। से ब्लड की कैल्शियम लेवल के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल था? बताओ जल्दी, कम करना बढ़ाने के लिए ब्लड कैल्शियम सर लेवल के विटामिन लिए। पैराथर्मोन और पैराथर्मोन। बिल्कुल, कैल्सिटोनिन और पैराथर्मोन जिस प्रकार से रिस्पॉन्सिबल पैराथर्मोन। थे ब्लड कैल्शियम लेवल को मेंटेन करने के लिए, ठीक उसी प्रकार ग्लूकेगॉन और इंसुलिन ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। वहां पर पैराथर्मोन और कैल्सिटोनिन एक दूसरे के अपोजिट काम करते थे, यहाँ पर इंसुलिन और ग्लूकेगॉन एक दूसरे के अपोजिट काम करेंगे। ठीक है? यस। जी सर। चलिए, लेकिन ये इंसुलिन या फिर ग्लूकेगन काम कैसे करते होंगे भाई? उनका काम क्या होता होगा बताएं मुझे। ये इंसुलिन आता होगा, अपने लिवर के हिपेटिक सेल में जाता होगा और इंसुलिन अपने रिसेप्टर से बाइंड होकर के एक्टिव कर देता होगा उस सेल को, जिससे उस सेल से कई सारे एंजाइम बन जाते होंगे, उस सेल में कई सारे ग्लूट ट्रांसपोर्टर बन जाते होंगे जो हिपेटिक सेल की मेम्ब्रेन में आकर के ऐसे ट्रांसपोर्टर बनाएंगे ताकि ग्लूकोज को ब्लड से लिवर चैनल के अंदर के फॉर्म में ट्रांसफर। होते हैं सर। ठीक, चैनल नहीं बोलते उसको, ग्लूट ट्रांसपोर्टर बोलते हैं। जी सर। ठीक, तो ग्लूट ट्रांसपोर्टर का फॉर्मेशन करते हैं और बहुत सारे एंजाइम्स का फॉर्मेशन करते हैं जिससे बहुत सारा काम होता है। जैसे ग्लाइकोजेनेसिस के लिए अलग एंजाइम मैं यहां पर कर दे रहा हूं, देखो देखो, ग्लाइकोजेनेसिस के लिए अलग एंजाइम, ग्लाइकोलाइसिस के लिए अलग एंजाइम, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए अलग अलग एंजाइम, फैट या लिपिड सिंथेसिस के लिए अलग एंजाइम। इन सभी एंजाइम को बनवाता है कौन? इंसुलिन की जब सिग्नलिंग चलती है ना, इंसुलिन जब आता है हिपेटिक सेल में बाइंड होता है, तो जब इंसुलिन की सिग्नलिंग चलती है, आरटी के पाथवे बोलते हैं उसको हम, रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज पाथवे, जब वो पाथवे चलता है तो ये सब एंजाइम बनते हैं और ये सब काम को पूरा करते हैं। और प्लस ग्लूट ट्रांसपोर्टर बनता है, और वैसा ग्लूट ट्रांसपोर्टर जो कि ब्लड से लिवर में लेके आए ग्लूकोज को। ठीक, वो अलग अलग प्रकार के होते हैं, वो हम कभी आगे पढ़ेंगे सेल सिग्नलिंग में। ठीक, अगला, जब ग्लूकेगन आता है तो क्या काम करता होगा? ये उन एंजाइम को बनने से रोकता होगा। जब ग्लूकेगन आएगा अपने जीपीसीआर रिसेप्टर से बाइंड होगा और जब हिपेटिक सेल में कोई सिग्नलिंग चलाएगा तो उन सभी एंजाइम को बनने से रोकेगा, जिससे ये सब का होता था, सब काम रुक जाएगा और उल्टा को होने को प्रमोट करेगा। उल्टा करने के लिए जो जो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल थे उन सब काम को प्रमोट करेगा। और साथ ही साथ ऐसा यहां से ट्रांसपोर्टर बनाएगा, ग्लूट ट्रांसपोर्टर, की ग्लूकोज को लीवर से ब्लड में लेके आए। ट्रांसपोर्टर भी अलग अलग ओरिएंटेशन वाले होते हैं, कोई बाहर से अंदर लेके जा रहा है, कोई अंदर से बाहर लेके आ रहा है। ठीक है, कुछ दरवाजे हमारे घर के बाहर खुलते हैं और कुछ दरवाजे घर के अंदर खुलते हैं, देखे होगे नहीं? यस। बस जी सर। कुछ खिड़कियां अंदर खुलती हैं, कुछ खिड़कियां बाहर खुलती हैं। बस सेम टू सेम ग्लूट ट्रांसपोर्टर भी ऐसे ही होता है। कुछ ग्लूट ट्रांसपोर्टर अंदर खुलते हैं जिससे ग्लूकोज अंदर जाता है, कुछ ग्लूट ट्रांसपोर्टर ऐसे होते हैं जो बाहर खुलता है जिससे वो ग्लूकोज बाहर आता है। बाहर मतलब ब्लड में आता है, लिवर से ब्लड में, और जो अंदर खुलती है ब्लड से लिवर में। क्लियर है मामला? तो मैं आज की कहानी को जी यहां सर। पर विराम देता हूं। हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। हमारा जो सबसे पहला हार्मोन होगा, क्या होगा वो? देखो तो क्या है? इंसुलिन। इंसुलिन। ठीक, हम नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे इंसुलिन, केवल इसी के बारे में जी पढ़ेंगे। सर। ठीक, समझ में आए तो लास्ट टाइम यस करके भेज दें। सर हाँ जी, बोले। सर वो जो डेल्टा सेल होता है वो क्या बीएमआर को भी रेगुलेट करता है? बीएमआर का मतलब होता है बेसल मेटाबॉलिक रेट, मतलब बॉडी में जो चयापचय होता है ना, कितना को तोड़ना है, कितना नया बनाना है,
कितना ग्लूकोज तोड़ना है, कितना एनर्जी बनाना है, कितना नया प्रोटीन बनाना है, इस प्रोसेस को भी रेगुलेट करना बीएमआर कहलाता है। और सोमेटोस्टेटिन बिल्कुल इस काम को करता है। ठीक, जी सर। हाँ सर। यही तो है ना, यही तो चल रहा है, देखो इधर यही तो चल रहा है यही तो है बेसल मेटाबॉलिक रेट। इधर से चीजें टूट रही हैं, इधर से बन रहा है, हो रहा है कि नहीं? ठीक, कुछ बन रहा है, कुछ टूट रहा है, यही प्रोसेस क्या कहलाता है? मेटाबॉलिज्म। और बिल्कुल यदि आएगा सोमेटोस्टेटिन तो इसको भी रोक देगा, तुम चुप रहो बोलेगा, इसको भी चुप करा देगा, दोनों को रोकेगा ना सोमेटोस्टेटिन। तो बीएमआर से फिर अब क्या हो गया? स्लो हो जाएगा कि नहीं बताओ, बेसल मेटाबॉलिक रेट। हाँ सर। तो बिल्कुल मेंटेन करेगा, है ना। चलिए भाई, मिलते हैं नए क्लास में, तब तक के लिए आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, गुड नाइट, शुभ रात्रि। धन्यवाद सर। थैंक यू सर।